हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड ओवरव्यू। तो जो भी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर हम एक ओवरव्यू देखने वाले ये चैप्टर में। सो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी अंडर नेहरू इन द फॉर्मेटिव ईयर्स। सो जब नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी होती थी। So Indians secured their control over nation's foreign policy only after the independence from the British colonial rule। तो जब हमें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस मिली तभी हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाई। A newly independent India was plunged into the world affairs when the external environment was of Cold War between the two superpowers। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई एंड एट दैट टाइम तब चल रहा था कोल्ड वार बिटवीन टू सुपर पावर, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन। और ये उस टाइम पे काफ़ी पावरफुल होते थे। सो हमारे पास ऑप्शन था कि हम या तो यूएस के साइड में हो जाए या फिर सोवियत यूनियन के साइड में हो जाए। लेकिन इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस इन अगस्त 1947, तो इंडिया की इंडिपेंडेंस होने से पहले हमारी इंटरिम गवर्नमेंट मतलब थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और वो थी सितंबर 1946 में। और जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो काफ़ी कश्मकश में थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कंट्री है अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुई है एंड उनके पास वेस्टर्न एजुकेशन था एंड ही वॉज पर्सनली अट्रैक्टेड टू द मार्क्सिस्ट थॉट। बट any alignment with the one or the other block would have meant loss of newly won independence। तो अगर हम किसी भी साइड में जाएंगे तो हमारी जो हमें जो इंडिपेंडेंस मिली है वो हमारी लॉस हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। So loss of India's independence in the decision making even slightly was an unacceptable proposition to him। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंडिया का जो भी इंडिपेंडेंस लॉस होना, ख़त्म होना बिल्कुल भी मान्य नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि हमारी जो इंडिपेंडेंस अभी हमने इतने सालों बाद इंडिपेंडेंस पाई है, इतनी मेहनत के बाद, तो वो ख़त्म हो जाए या फिर कम हो जाए, हम किसी के नीचे हो जाए। थस ही ऑप्ट टू केप्ट इंडिया अवे फ्रॉम बोथ द पावर ब्लॉक। तो इसलिए उन्होंने इंडिया को दोनों भी पावर ब्लॉक से काफ़ी दूर रखा और उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करना सही समझा। सो इसका रिज़ल्ट था नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। देन उनके जो पॉलिसी थी, बेसिक जो पॉलिसी आउटलाइन थी, उन्होंने ब्रॉडकास्ट की न्यू दिल्ली से ऑन 7 सितंबर 1946, इन विच ही लेड आउट सर्टन फॉरेन पॉलिसी गोल। तो उस पॉलिसी गोल में आते थे दैट इज़ एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म, इंडिपेंडेंस फ्रॉम पावर ब्लॉक्स एंड क्लोज टाइज विद चाइना एंड एशियन नेबर्स। तो मतलब हमें कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करना है, रेसिज्म को ख़त्म करना है और हमें इंडिपेंडेंट होना है, ना कि हमें डिपेंड होना है पावर ब्लॉक के ऊपर। और जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, चाइना, एशियन नेबर्स है, तो उनके साथ हमारे रिलेशनशिप को हमें मेंटेन रखना है, अच्छे रखना है। देन इन हीज़ ओन वर्ड वी शैल टेक फुल पार्ट इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने कहा कि हमें जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उन्हें उसमें फुल पार्ट लेना है एज एक फ्री नेशन बन के, और हमें खुद की पॉलिसीज़ वहाँ पे बतानी है, ना कि हमें एक सैटेलाइट बनना है किसी और नेशन का। We are particularly interested in the emancipation of colonial and dependent countries and people and in the recognition in theory and practice of equal opportunities for all races। तो हमें सभी रेसेस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है। Then the non-alignment with either of the military bloc was Nehru's answer to the dilemma he and the nation faced। तो जो डिसीजन था, जो डिलेमा में थे, जो कश्मकश में नेहरू जी और जो हमारा नेशन था, उसका आंसर था हमारे पास कि हमें नॉन अलाइनमेंट में जाना है, हमें किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं बनाना है। देन हमने हिस्ट्री से भी काफ़ी कुछ समझा था। एंड soon after the independence, the first American president George Washington had asked his countrymen while laying down his office in 1796। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने भी अपने कंट्रीमैन को पूछा था अपना ऑफिस छोड़ने से पहले, दैट इज़ इट इज़ आवर ट्रू पॉलिसी टू स्टीयर क्लियर ऑफ परमानेंट अलायंसेस विद एनी पोर्शन ऑफ द फॉरेन वर्ल्ड। तो ये हमारी खुद की पॉलिसी, मतलब खुद का एक डिसीजन रहेगा कि हम किसके साथ अलाइनमेंट बनाएं या नहीं बनाएं। Instead, he advocated that the new republic should cultivate just and amicable feeling towards all nations।
देन प्राइमरीली बाय नॉन अलाइनमेंट नेहरू मीन नॉट गेटिंग इंटैंगल्ड। तो मतलब नॉन अलाइनमेंट का से उनका मतलब ये नहीं था कि हम वो जो मिलिट्री पावर है उसके साथ इंटैंगल्ड हो जाए। सुन जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ देयर वॉज मिलिट्री अलायंसेस फ्लोटेड बाय यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन। तो जो यूएस था वो प्रमोट करता था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, और उसी का आंसर देने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन ने बनाया वार्सो पैक्ट। While there was the competing military alliances at the global level, these two superpower also promoted regional alliances। और ये जो सुपर पावर है इन्होंने रीजनल अलायंसेस को भी प्रमोट किया ताकि जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है एशिया के और अफ्रीका के, तो वो उसे अट्रैक्ट करे खुद की तरफ। सेकेंड थिंग, नॉन अलाइनमेंट डिड नॉट मीन न्यूट्रलिटी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम न्यूट्रल है। न्यूट्रलिटी मतलब कि जब वार होता है तब, बट नॉन अलाइनमेंट क्या है, एक पॉजिटिव थॉट है। इट मीन्स दैट इंडिया रिटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन एन इशू दैट अफेक्टेड हर इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है कि जो इंडिया की जो डिसीजन मेकिंग है वो खुद की है, अगर कोई भी चीज़ इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करेंगी तो वो उसके खिलाफ खड़ा होगा। There was no primary commitment to support one or the other nation involved in a crisis। तो इससे हमने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है कि हम कोई भी हमने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है कि हम या तो यूएस को सपोर्ट करेंगे या फिर सोवियत यूनियन को। ओके, देन इन इंडिया नेबरहुड द यूएस प्रमोटेड साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो यूएस ने प्रमोट किया साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1950 में, एंड बोथ दिस ऑर्गेनाइजेशन वे ऑस्टेनेबली मीन टू फाइट अगेंस्ट कम्युनिज्म एक्सपोर्टेड बाय सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन ने जो कम्युनिज्म फैलाया था तो उससे लड़ने के लिए ये दो ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। लेकिन जो इंडिया का नेबर था पाकिस्तान, उसने ये जो ट्रीटी है उसे ज्वाइन किया एंड उसने मिलिट्री एड भी मांगा यूएस से टू फाइट अगेंस्ट इंडिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का रिलेशन और ख़राब हुआ, और इसकी वजह से यूएस के बीच में और इंडिया के बीच में भी रिलेशन ख़राब हुआ। Okay, the American weapon and support generated because of their membership of military alliances also complicated the India-US relation। Then इसके बाद क्या हुआ, जो कश्मीर इशू था, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्हें काफ़ी भरोसा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और उनके जस्टिस के ऊपर। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएन की तरफ ये क्राइसिस लेके गए वो कश्मीर का 1948 में, एंड ही नेवर इमेजिन दैट द कश्मीर क्वेश्चन वुड बिकम अ मैटर सीन दो द प्रिज्म ऑफ कोल्ड वार। तो यूएन ने ऑर्डर किया अ सीज फायर और कहा कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को वहाँ से विड्रॉ कर ले। द इंडियन पीएम हैड देन गिवन एन एश्योरेंस टू होल्ड अ प्लेबिसाइड टू डिसाइड। तो इंडिया के जो पीएम थे उन्होंने डिसीजन कश्मीरीज़ के ऊपर छोड़ा कि वो इंडिया में जाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के पास जाना चाहती है या फिर उसमें इन्वॉल्व होना चाहती है। दिस ब्रॉट आउट द फेथ नेहरू हैड इन द फेयरनेस ऑफ द यूएन। लेकिन जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, मतलब कोल्ड वार चालू था यूएस के बीच में, सोवियत के बीच में, तो इसकी वजह से ये जो हमारा इशू था कश्मीर का ये इंटैंगल्ड हो गया, और उसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो ये जो कश्मीर का इशू है बार बार खड़े करने लगे यूएनएससी में, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन में। और उससे जो एससी था, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग पाकिस्तान एज अ एग्रेसर एंड सीकिंग टू वैकेट इट्स एग्रेशन, उन्होंने कहा कि दिस इज़ जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट टू प्रेशराइज इंडिया पॉलिटिकली, कि इंडिया को पॉलिटिकली प्रेशराइज करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। नेहरू हैड मेंटेन क्लोज टाइज विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बाई इनेबलिंग द इंडियन रिपब्लिक एज अ मेंबर। तो इंडिया ने जो अपना रिलेशन था उसे मेंटेन किया, बट ब्रिटेन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द कश्मीर क्राइसिस। लेकिन जो ब्रिटेन के लोग थे तो वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे कि कश्मीर का कोई सोल्यूशन निकालने के लिए। अनदर पावर दैट कुड हैव हेल्प इंडिया इज रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट ओवर JNK वॉज द यूएस। तो फिर यूएस के ऊपर था कि यूएस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकती है। देन ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट दैट इज़ 1949, नेहरू हैड डिसअपॉइंटेड डीन एकेसन, देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो नेहरू ने डिसअपॉइंट किया, इसकी वजह से भी जो कश्मीर इशू रिसॉल्व नहीं हुआ यूएस से भी। देन अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द सोवियत यूनियन केम टू इंडिया रेस्क्यू। सो इसके बाद क्या हुआ, जब यूएस ने भी उस क्राइसिस को सॉल्व नहीं किया तो सोवियत यूनियन ने इंडिया का सपोर्ट किया, और जब यूएस और यूके पाकिस्तान की तरफ थे कश्मीर के लिए तो फिर सोवियत यूनियन ने इंडिया का साथ दिया कश्मीर क्राइसिस के टाइम। So guys, in this video we have seen the first topic,
सो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।